जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह में तोड़फोड़ के मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस तोड़फोड़ की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हजरत बल स्मारक शांति का प्रतीक है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी, आपको बता दें, हजरत बल श्राइन में, हजरत बल दरगाह में एक नया भवन बन रहा था, गेस्ट हाउस बन रहा था। उसके लिए जो पत्थर लगाया गया था उसमें अशोक स्तंभ होने पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें अशोक स्तंभ की जरूरत क्या है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था ये पत्थर लगाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी ओर जो विपक्ष की नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कह दिया था कि ये हमारे मजहब का मामला है, धर्म का मामला है। अशोक स्तंभ लगाने वालों पर एफआईआर होनी चाहिए, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने ईंट पत्थरों से मार मारकर अशोक स्तंभ को उस पत्थर से गायब कर दिया। तो अब यह विवाद जो है एक नई दिशा में जा रहा है। बीजेपी के नेता जो हैं जम्मू कश्मीर के और मुस्लिम लीडर्स, वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है वहां की, उनका नाम है दक्षा अंद्रावी। उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने यह काम किया ये आतंकवादी हैं। यही उसी सोच के लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में झोंके रखा है इतने वर्षों तक, और अब एक बार फिर ये लोग सर उठाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल इनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पूरा विवाद आपको हम बता दें, थोड़ा मैंने आपसे जिक्र किया कुछ दिनों, ये 2-3 दिन पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हजरत बल दरगाह जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत पाक मुकद्दस जगह मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वहां पर खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनकी कुछ निशानी रखी हुई है। लेकिन उसी के एक एक्सटेंशन को बनाने के लिए, गेस्ट हाउस को बनाने के लिए वहां पर पत्थर लगाया गया। जैसा होता है जब फाउंडेशन स्टोन लगाया जाता है तो सामने एक पत्थर लगाते हैं, नेता लोग आकर के, अफसर लोग आकर के उसका इनॉग्रेशन कर देते हैं। उस पत्थर में अशोक स्तंभ, एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अशोक स्तंभ बना हुआ है। भाई भारत सरकार ये काम करवा रही है, इसी चीज का वो प्रतीक था। लेकिन अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो लोग वहां अंदर जाते थे प्रे करने के लिए, उसमें से कुछ लोगों ने इस पर एतराज करना शुरू कर दिया कि ये दरगाह में ये अशोक स्तंभ क्या है। अशोक स्तंभ का मतलब ये हुआ कि हम इसके सामने सर झुकाएंगे, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुका नहीं सकते हैं। तो ये देखते ही देखते एक मजहबी विवाद बन गया। और उसके बाद फिर कुछ और लोग आए, उग्र हो गया पूरा माहौल, और कुछ लोगों ने ईंट पत्थर लिए और फिर उस पर वार करना शुरू कर दिया। और अब आप उस पत्थर की हालत जो है वो देख सकते हैं। यहां से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। अब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने रिएक्ट किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता जो हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये वो तस्वीरें देखिए, मजहबी नारे लग रहे थे और इस पत्थर पर से अशोक चिन्ह को यूं खरोंच कर या तोड़कर हटाया जा रहा था। अब मैं आपको इस पर कुछ रिएक्शंस दिखाता हूं। इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया। और जो कल से आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, दरगाह शरीफ का वीडियो चल रहा था, वायरल चल रहा था, और इनको ये दिल पे तीर चुभ रहे थे। और ये तीर चुभने के बाद इनको लगा ये कैसे हम डाइवर्ट करें। इन्होंने अपने गुंडे भेजे और उन गुंडों ने यहां पे हमला कर दिया। लेकिन इस पर सबसे हैरान करने वाला रिएक्शन चीफ मिनिस्टर का था। चीफ मिनिस्टर, भले ही वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है, ज्यादा इख्तियार एलजी साहब के पास हैं, सीएम साहब के पास पुलिस भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो चीफ मिनिस्टर हैं। और ये एक क्राइम हुआ है, जो भी हुआ ये एक अपराध था। तो चीफ मिनिस्टर का इस पर यही कहना होना चाहिए था कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये सवाल भी उठा दिया कि इस जगह पर, मतलब हजरत बल दरगाह में, पहले तो पत्थर ही क्यों लगाया, और लगाया तो इसमें अशोक चिन्ह क्यों लगाया। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था?
दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। अब या तो उमर अब्दुल्ला फैसला कर लें कि आज से वो जो भी डेवलपमेंट वर्क करेंगे वहां वो कोई पत्थर कभी नहीं लगाएंगे, कभी कोई स्मृति चिन्ह वहां पे नहीं लगेगा, किसी इमारत के बाहर या रोड कंस्ट्रक्शन में या ब्रिज बनाने के बाहर पत्थर पर ये उनका नाम नहीं लिखा जाएगा कि ये उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये काम हुआ या इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला आए थे। हजारों ऐसे कार्यक्रमों में उमर अब्दुल्ला गए होंगे। अगर यहां पत्थर लगा और उस पर अशोक चिन्ह लग गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों नहीं पूछ सकते उमर अब्दुल्ला? क्यों अतिवादियों को एक कवर फायर देना? राहुल जी, आपका टेक इस पर। देखिए, पहली बात, हजरत बल बिल्कुल वहाँ पे बहुत ही जो पूजनीय स्थल है, लेकिन हजरत बल है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में जो एम्बलम है ना, वो सरकार का चिन्ह नहीं है, वो हिंदुस्तान का चिन्ह है। और हिंदुस्तान का चिन्ह को अगर आप तोड़ेंगे तो उस पर बाकायदा एक्ट है जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, और 3 साल की सजा होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। ये बाद की बात है कि वहां चिन्ह उस जो प्लेक लगाया गया होता है नहीं होता, होता है नहीं होता है। आपने भारत के चिन्ह को तोड़ा है, वो कहीं पे भी लगा। ये बातें मतलब बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं कि किसी वो, क्योंकि वहां पे रेनोवेशन हुआ था, रेनोवेशन के बाद वो जो है वो लगाया गया पत्थर था, इनॉग्रेट के लिए कौन सी सरकार सर पत्थर लगाए क्रेडिट नहीं लेती है? मैं कह रहा हूं ले या ना ले, पत्थर के बगैर तो प्रोजेक्ट लेकिन अगर कोई आदमी तोड़ रहा है, पत्थर रहना चाहिए, नेशनल सिंबल को तोड़ रहा है, यानी वो भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप महबूबा मुफ्ती को भी आप सुन लीजिए, वो तो और आगे निकल गई। उन्होंने इसको सीधे सीधे जो लोग वहां मजहबी नारे लगाकर ये काम कर रहे थे, उन्होंने उन्हीं की बात दोहरा दी। ये कुफ्र है हमारे लिए कि ऐसी जगह पर, एक रिलीजियस साइट पर ऐसा कोई निशान लगे। किसी एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए, और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके इन्होंने कह दिया ये ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है। ये तो चाहती हैं कि जिन्होंने पत्थर लगाया उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान जैसे कानून होते तो फांसी पे टांग दो। जी सर, कल भी हमने चर्चा की थी, 2 बातें। जैसे राहुल जी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि ये तो भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती है। दूसरी बात ये, मुझे इशू ही नहीं लग रहा कोई। एक तो कोई हजरत बल दरगाह जो है बहुत ही सेंसिटिव इशू भी है और बहुत रेस्पेक्टेबल प्लेस भी है वहाँ का, लेकिन वो दरगाह के ऊपर नहीं लगा हुआ, दरगाह के अंदर थोड़ी लगा, दरगाह के अंदर। और इसमें ये कहना कि वहाँ पर सर झुकाना, वो तो कोई है नहीं, वो प्लेकार्ड लगे होने में हाँ, तो उसमें कौन सा परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, सरकार का लगता है। अब जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर शपथ लिया। ये आपको जानकारी नहीं होगी क्योंकि 370 के बाद लिया, तो वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 370 हटने के बाद। मुझे तो बड़ी हैरानी उनके बयान पर सर, आपको तो बहुत हैरानी है, इसमें कोई वो कारण नहीं लगता। और सरकारों को, जो उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मॉडर्न और युवा चीफ मिनिस्टर हैं, तो हर तरह से हर मसले पर डरने की बात या अतिवादियों का साथ देना, और ये उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा। क्योंकि और कश्मीर में कम से कम इस टेंडेंसी को हवा ना दें, तो इसको कहीं भी ना दें, लेकिन वहां पर देंगे तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि वो वहां पर शासन चला रहे हैं। यदि इसी तरह से अतिवाद से तो बड़ी मुश्किल से निकला है। इस राह पे चलने के लिए तो महबूबा मुफ्ती वो तो फिर खुल के चलती हैं, खुल के बोलती हैं जो वो बोल ही रही हैं। सांसद बना है वहां से, अभी बारामूला से अतिवादी सांसद बना हुआ है रशीद इंजीनियर, वो तो वैसे संवेदनशील है। और ये कौन लोग है जो समर्थन कर रहे हैं सर? ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर एक विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की जो बात करते थे, जम्मू कश्मीर का 370 जो हटना न देने के लिए पूरी ताकत लगाते थे, और कह देते कि अगर केंद्र सरकार आर्टिकल 370 हटाएगी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। केंद्र सरकार ने बिना एक गोली चलाए आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, और आज उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अगर इस बात का समर्थन कर रहा है कि जो तोड़ा गया है वो बहुत अच्छा किया गया है, तो वो कट्टरपंथियों को किस जगह समर्थन दे रहे हैं और किनके दम पर वो सरकार में आए, ये बता रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा है कि केंद्र सरकार ने भी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया। सर हमारे यहाँ होता क्या है, कोई भी विवाद होता है ना, सॉरी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे थे, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा किया कि केंद्र सरकार ने अभी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया। अगर स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए तो जिस मानसिकता से उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे, ये वो मानसिकता
कट्टरपंथ की ओर लेकर चले जाएगी। मुझे लग रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री के रहते स्टेटहुड देने की जरूरत नहीं है। एलजी रहेगा तो उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगाम लगी रहेगी। ये अलग विवाद हो जाएगा कि स्टेटहुड नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बात तो कह ही सकते हैं ना, आज जो उमर अब्दुल्ला का रुख है इस पर, अगर उनके पास वो सारी पावर्स होती जो एक पूरे चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, तो वो तो उनकी सॉफ्ट अप्रोच होती है इसके ऊपर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं जरूरत क्या है पत्थर लगा। लेकिन इस पर राजनीति सब कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी तो एक बिल्कुल ही अलग दिशा में इसको ले गई। संबित पात्रा जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अशोक चिन्ह सम्राट अशोक का चिन्ह था। सम्राट अशोक का शासन जो है एक बड़े लंबे चौड़े एरिया पर था, लेकिन वो मूलतः बिहारी थे, तो इसलिए ये हर बिहारी का अपमान है कि अशोक चिन्ह पर प्रहार किया गया। श्रीनगर के हजरत बल में जिस प्रकार से अशोक चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ में स्थापित किया था, उसे तोड़ा गया, और कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार, उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का यह अपमान है कि आप अशोक चिन्ह को तोड़ेंगे। इसे कहते हैं पॉलिटिकल ट्रेन, जम्मू कश्मीर टू बिहार। सर देखिए, इस मामले में सबसे अच्छी बात राहुल जी ने कही, राहुल महाजन जी ने, कि एक इसका बाकायदा कानून है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारे राष्ट्रीय हैं उसमें तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है, अशोक चिन्ह है, धर्म चक्र है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं जो माने जाते हैं, जो आइडेंटिफाइड है, उनके अपमान और अवमानना के खिलाफ बाकायदा कानून है और उनको आपराधिक श्रेणी में रख करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संबित पात्रा जी के बयान पर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि वो राजनीति, वो बिहार के चुनाव के संदर्भ में बयान है और सम्राट अशोक को अलग एक्सट्रीम है, विवाद कुछ है, उसको आप ये राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान माना जाना चाहिए। बिहारी का अशोक का चिन्ह नहीं है वहां पर, भारत का चिन्ह, भारत का चिन्ह है। सम्राट अशोक का चिन्ह नहीं, भारत का चिन्ह है। सम्राट अशोक ने उसको चूंकि बौद्ध स्तंभ पे उस पर खुदवाया था, इसलिए वो उनके नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को इसमें बहुत संतुलित रुख अपनाना चाहिए था। अगर उनको ये कहना चाहिए था कि जिन्होंने ये अपमान किया है जी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानून के तहत, और साथ में सवाल भी उठाते कि वहां अगर न लगाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स पे एड्रेस करनी। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर पहले बोलोगे कार्रवाई, पहले ये बोलना चाहिए था कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ऐसा काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और बाद में सवाल उठा देते कि भाई लगाने की क्या जरूरत थी, तो ज्यादा बेहतर होता। और रही बात है भाई, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा है, वहां के लोगों की इच्छा है। एक घटना से आप ये नहीं कह सकते उनके राज्य को अधिकार न दिया जाए, फिर आप इसकी क्या गारंटी होगी अगला चीफ मिनिस्टर जो आएगा। तभी तो देखो ना कैसी है। नहीं देखिए, सीएम को तो बोलना चाहिए ना कि भाई ये भारत का हिस्सा है। समीर जी, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान देते हैं खुद इस तरीके से, अगर बहुत सारे राज्यों को समर्थन दे, अब आप मुझे बोलने ही नहीं दोगे। आप नहीं, अलगाववादी ताकतों को समर्थन, अगर अपनी बात, अलगाववादी ताकत क्या, उमर अब्दुल्ला अलगाववादी हो गए, शेख समर्थन दे रहे हैं उनको। अरे तो अलगाववादी है, समर्थन मुख्यमंत्री दे रहे हैं। समर्थन तो फिर अटल जी ने उनको बुला के चाय पिलाई थी, अब्बास अंसारी को, उन सारे लोगों को। हिजबुल मुजाहिदीन के साथ क्रिकेट खेला था, तो क्या करोगे? ये अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा से लेगा तो पाकिस्तान का समर्थन, एक बयान से आप उमर अब्दुल्ला को इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा दोगे। एक अलग आधा घंटा रखेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा अमेरिका की। आपको मालूम है कि दोनों देशों के रिश्तों में कई हफ्तों के बाद थोड़ी ठंडी सी हवा बही है। पहले बर्फ जमी हुई थी पूरी तरीके से, तो ट्रंप ने कहा पहले कि हमने भारत को खो दिया, लेकिन फिर कहा नहीं, भारत के साथ सब कुछ ठीक है, हमारा अच्छा दोस्त है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त रहेंगे। मोदी जी ने भी कहा कि हाँ, ट्रंप साहब ठीक कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि उनके विचार भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर हैं, वो बिल्कुल ठीक है। विदेश मंत्री ने इस पर और आगे बढ़ाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता मानते हैं जो अमेरिका और भारत का है, लेकिन मैं फिलहाल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। इतनी बातें हुई तो अभी लग रहा है कि एक बहुत नेगेटिव नोट से थोड़ा सा हम उस नकारात्मकता से बाहर आए। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है कि रिश्ते ठीक होने लगे हैं, लेकिन ट्रंप माने तो उनको ऐसा लगता है कि ये मैंने ठेका लिया या मेरी जिम्मेदारी है, मैं दुनिया में सारी जंगें रुकवाऊंगा। उनको लगता है वो रुकवा सकते हैं। जंग वो रुकवा पाई नहीं कोई, बल्कि एक जंग ईरान पे जो युद्ध हुआ उसमें वो खुद शामिल हो गए और अपने भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया है, नाम बदल दिया है। अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिले। सोते जागते वो युद्ध रुकवाने और उसका क्रेडिट लेने के बारे में सोचते हैं। हसरत नोबेल का पुरस्कार है। लेकिन अमेरिका के एक 40 साल का अनुभव जिनके पास है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का, एक ऐसे प्रोफेसर, वो पत्रकार भी रहे हैं,
उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो अगर ट्रंप साहब पढ़ लें तो शायद बहुत बिफर जाए। इनका नाम है प्रोफेसर टेरिल जोन्स, और इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त है रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए तो वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसकी वजह यह है कि ट्रंप भी दोनों से बात करते हैं, जेलेंस्की से और पुतिन से, लेकिन पुतिन बहुत जिद्दी हैं और ट्रंप का रिश्ता उनसे ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई बात बनवा पाए। जेलेंस्की के साथ कैसे व्यवहार करना है यह ट्रंप को मालूम नहीं है कि मैं पूरी तरीके से इसके साथ खड़ा रहूं या नहीं खड़ा रहूं, वो तो घर बुला के बेइज्जती कर चुके हैं। लेकिन इंडिया और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा देश और नेता है जो दोनों से एक डिस्टेंस से भी बात करते हैं और दोनों को एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे वो एक टेबल पर आ जाएं, जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए। जेलेंस्की और पुतिन की आमने सामने मुलाकात, ये प्रोफेसर कह रहे हैं कि यह काम भारत कर सकता है, लेकिन भारत अभी इसमें पूरी तरीके से कूदा नहीं है। मतलब भारत ने अभी ये भूमिका अख्तियार नहीं की है। उनका कहना है कि भारत को ऐसा करना चाहिए, वो युद्ध रुकवा सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो नोबेल शांति पुरस्कार किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। Well, I don't think India has come out and said that we want to play this kind of a role, peacekeeping role, but it's always a case of, who can talk to both sides. The United States can't, they can talk to Zelensky, although obviously has sometimes been acrimonious, and they can talk to Putin, but Putin can be very stubborn and maybe nothing will come out of these things. And so, India is in a position where it can speak to both and get the ear of both leaders in a way that other major countries can't. Wouldn't it be rather amazing if Prime Minister Modi was the one who was able to negotiate a ceasefire between Russia and Ukraine, and he's the one who wins the Nobel Peace Prize? व्यक्ति की हिम्मत है, अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि ट्रंप को नहीं किसी और को, देश के नेता को नोबेल मिल जाए। दोबारा करवा देंगे ट्रंप और मोदी साहब दोबारा लड़ाई करवाएंगे। मतलब अगर मोदी युद्ध रुकवा दें और उनको नोबेल मिल जाए तो आप कह रहे हैं ट्रंप लड़ाई करवाएंगे, फिर रुकवाएंगे और फिर नोबेल लेंगे। नहीं, वो इसी बात पे जंग कर लेंगे कि ये कोई दूसरे को कैसे नोबेल प्राइज के लिए दावेदार ये बर्फ और जमा देंगे, इनका कहने में। लेकिन अमेरिका में ही ये चीजें कही जा सकती हैं। ये इस बात को, ये कम से कम वहां की डेमोक्रेसी को लेकर के आप इस बात कह सकते हैं कि वहां। पर सीरियस नोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच में जो बातचीत हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। मैक्रोन ने पहले ये कहा है कि वो 26 देशों का गारंटी जो है यूक्रेन को देते हैं सिक्योरिटी की, अगर ये सीज फायर हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच में बातचीत हुई है, और ये जो बातचीत है इसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी भूमिका। मैं बता दूं सर इसके बारे में भी, ये हुआ ये है कि 26 देशों ने यूरोप के 26 देशों ने मिलकर कहा है, यूनियन जो है 26 देश, कि हम यूक्रेन का साथ देंगे और इनकी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। इसको लेके बहुत बड़ी बैठक परसों शायद हुई थी पेरिस में, उसमें ट्रंप वर्चुअली भी जुड़े थे। वहां भी हंगामा हो गया था, इन्होंने खूब दोष दिया यूरोप के देशों को कि तुम ही तेल खरीद रहे हो, तुम्हारी लड़ाई है, और तुम ही उसको रूस को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो। एनीवे, उसके बाद मैक्रोन ने उस बैठक में जो कुछ हुआ वो सारी जानकारी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके शेयर की। तो ये सवाल आता है ना मन में कि क्यों, अब इन्हें हमें क्यों बता रहे हो, मतलब हम किसी भूमिका में हैं या वो चाहते हैं कि हम किसी भूमिका में। महत्वपूर्ण बात ये है सौरभ कि जो ट्रंप इनकी शर्त है जेलेंस्की की, चूंकि पुतिन की शर्त है कि नेटो वहां नहीं होना चाहिए जी, तो नेटो अगर नहीं होगा तो यूक्रेन सुरक्षा कौन लेगा? तो ये बात आई कि 26 देश जो हैं वो गारंटी ले सुरक्षा की, ये ट्रंप का ही प्रस्ताव। लेकिन जो एक नहीं ले रहा, एक यूएस इस चीज में गारंटी यूएस नहीं लेगा, यूएस तो कह रहा है। जो ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ट्रंप नहीं, नरेंद्र मोदी वो बेहतर व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी पर इसको आप इससे कितना सहमत होते हैं? सर, इसको भूमिका के तौर पर देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार, एक तो दो चीज़ों में कंट्राडिक्शन देखिए, दुनिया भर में जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जिसे आप कहते हैं वो डिफेंस क्यों रखा गया? एक थॉट प्रोसेस के, वॉर जो है वो मतलब अलग एग्रेसिव तरीका, वो जो वॉर चाहता हो वो नोबेल शांति का पुरस्कार चाहे। पूरी दुनिया भर में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है कि भाई जब झगड़ा होगा तो, हाँ, झगड़ा होगा तो कोई युद्ध करेगा तो हम उस पर जवाब देंगे। वॉर का मतलब ही आप क्या कर रहे हो? तो पहली बात तो वहीं पर उनकी दावेदारी की बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, दोनों जगह दोनों बार उन्होंने कहा कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। जेलेंस्की जब प्रधानमंत्री यहाँ अभी एससीओ की बैठक में पुतिन से मिलने जाने वाले थे, उससे पहले जेलेंस्की ने बात की प्रधानमंत्री से, तो उसका मतलब है कि एक भरोसा वो पैदा कर रहे हैं। अब ये कह देना कि आज वो क्या युद्ध रुकवा सकते हैं, ये तो थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड तो सवाल है। प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि भारत उस भूमिका में अभी आया नहीं है। तो और वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उस भूमिका में कोई भरोसा कर रहा है ये भी बड़ी बात है ना। यदि जेलेंस्की और पुतिन ने तो नहीं कहा ना कि भाई आप इसमें से अलग रहिए, इसको ये भी देख लीजिए। और जेलेंस्की ने भी नहीं कहा कि सर आप छोड़िए हम देख लेंगे। बिल्कुल ठीक। और जब मैक्रोन भी ये कह रहे हैं तो ये तीनों लोग मिलकर प्रधानमंत्री में भरोसा जाहिर कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। युद्ध रुकना नहीं रुकना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, मैं ऐसा नहीं समझता। मानते हैं इंडिया कैन प्ले रोल, कैन प्ले। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो भी राहुल कह रहे थे, जेलेंस्की का बयान आया है कि हम मॉस्को नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए, मॉस्को उस देश में नहीं जाएंगे इसमें हमने हमला किया। तो हो सकता है ये रास्ता निकले कि कोई तटस्थ देश हो जहां बातचीत हो, वो तटस्थ देश भारत भी हो सकता है। तो भारत की जो पूरी नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि वो यूक्रेन और रूस के साथ बिल्कुल बराबर के रिश्ते रखें इसमें, तो वो एक भरोसा रूस को भी भारत पर है और यूक्रेन को भी भारत पर है। तो तटस्थ देश की भूमिका, अच्छा फ्रांस और जी सारे देश पार्टी हैं उसमें, ये नाटो का मेंबर है, अमेरिका भी नाटो का मेंबर है, तो ये तो पार्टी है ना। भरोसा है। देखिए यूक्रेन इस पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने रशिया को भी वेपन्स नहीं दिए, पाकिस्तान जैसे देशों ने दिए, बाकियों ने दिए, भारत ने कोई वेपन नहीं दिया इसमें, ना ही दोनों साइडों पे कुछ। ठीक है, तो इसलिए भी इस तरह का भरोसा है। मुझे लगता है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए दो लोगों की लड़ाई होती है या दो देशों की लड़ाई होती है या दो सोसाइटी में झगड़ा होता है, तो दोनों के बीच में अगर दोनों को किसी एक के बीच भरोसा है मध्यस्थता करवाने का कि भाई ये जो कहेगा हमें मान्य होगा, या ये फेयर आदमी है, ये ना हमारा पक्ष लेगा ना उनका पक्ष लेगा, जो सही होगा वो बात करेगा, वो भारत की भूमिका है। यूक्रेन भारत को भी पूरा सम्मान देता है। जेलेंस्की को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, और जब वो जापान से चाइना जा रहे थे तो जेलेंस्की ने अगर उनसे बात की थी कि जब पुतिन से मिलेंगे तो ये बात रखना, तो उनको भरोसा था कि अगर मैं मोदी से कहूंगा तो मोदी मेरी बात ईमानदारी से रखेंगे। तो यही भरोसा पुतिन को भी मोदी के साथ है कि भाई नरेंद्र मोदी जो करेंगे वो सही बात करते हैं। और जब हम नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन गए थे उस पर पुतिन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जब रशिया जाते हैं, रशिया से ऑयल ले रहे हैं, उस पर यूक्रेन को कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों से दूर रह के भी दोनों के हित की बात की और बार बार कहा कि भैया युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकडोर में जरूर बातचीत कर रहे होंगे इन देशों के बीच में, और आने वाले समय में दिखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक पहल के बाद इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित होगी। और नोबेल निश्चित रूप से मोदी जी को भी मिलेगा, उसके बिना भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योगदान रहा है उसको देखते हुए मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। कहानी कुर्सी की में राहुल जी, विजय जी, विनोद जी, समीर जी।